अच्छा जी, अब इन दोनों में इन टर्म्स में फ़र्क क्या होता है? देखिए कैलकुलस में आपने हर जगह जिस भी फ़ंक्शन को ट्रीट किया होगा दैट वाज़ y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा ही है ना? x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, वो सिंगल था, ठीक है? आपने चेन रूल किया होगा कैलकुलस के कोर्स में, लेकिन चेन रूल में भी आप इस तरह से नहीं कर रहे होते हो कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाएँ। वो सूरत में आपने कैलकुलस में चेन रूल किया था जहाँ पर आपके पास जो आपका एंगल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइन ऑफ एक्स लिखते हो तो कुछ आपने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे जहाँ पर एक्स की जगह आपको कोई और फंक्शन जी ऑफ एक्स दे दिया जाएगा, लेकिन जी ऑफ एक्स भी इन टर्न अगेन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन होता था। तो आई होप सो कि आपने मल्टी वेरिएबल फंक्शन को कैलकुलस में बहुत ही कम कहीं ट्रीट किया होगा। अब हम जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं दिस इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का मतलब क्या होता है? यहाँ आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हैं वो अब एक्सीड कर जाएंगे, यानी आपके पास पहले आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था, अब वो मल्टी वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब वो x1, x2, x3 जहाँ तक जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल को 2 पर एक्सटेंड करें। मैक्सिमम 80% काम 80 to 85% काम हम करेंगे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 होंगे। फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सटेंडेबल हैं फॉर दी 3 वेरिएबल्स, हम उनको 3 तक भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा हम इस कोर्स में नहीं करेंगे क्योंकि वो एक और तरह की फील्ड आ जाती है जहाँ पे हम 3 से ज़्यादा एक्सीड करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें डेफिनेशंस में ये बताया जाएगा कि आप इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दें जितने भी वेरिएबल्स तक आप चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मुझे एक फंक्शन अगर इवन 5 वेरिएबल्स का फंक्शन भी दिया जाएगा और मुझे समझ आ जाए कि मैंने 2 के लिए कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, तो आई विल बी एबल टू डू फॉर द 5 वेरिएबल्स। इसी तरह से इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से डिफरेंट हो जाती है, वहाँ पर अगर मुझे वेरिएबल्स एक्सटेंड करके दे दिए जाएंगे तो मेरे इंटेग्रल्स एक्सीड करना शुरू कर देंगे, और जब आपके इंटेग्रल्स एक्सीड करते हैं तो उसको ट्रीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम मैक्सिमम 3 इंटेग्रल्स तक जाएंगे, वो भी इन सम केसेस। वैसे हमारे पास 2 इंटेग्रल्स के केस में ही इतना कुछ करने के लिए है कि हम 3 को सिर्फ जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, ये तो आपके कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बुक मैंने आपकी अपलोड कर दी है, जो मेन बुक इसको हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, CLOs PLOs आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं कि आपने जो कोर्स कंटेंट्स पढ़ने हैं उनको हम वो पढ़ने के बाद आप किन CLOs एंड PLOs को अटेन कर सकते हैं, ठीक है? अभी आपको सामने जो स्लाइड नज़र आ रही है, सबसे पहले तो ये एक आपकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अब हम 3D में आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पास x y z एक्सिस कार्टेशियन के अंदर r थीटा z पोलर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। वाई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, और स्पेशली जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ने की बारी आती है तो वी शुड नो द पर्पस ऑफ लर्निंग अबाउट द मैथमेटिक्स। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो मुझे समझानी पड़ेगी, ठीक है? What is मल्टी वेरिएबल कैलकुलस? अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी दे दिया है, लेकिन बाकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप देख लें, वही जो बातें मैंने आपसे अभी की हैं उसी की एक्सटेंशन यहाँ लिखी है कि हमने पहले जो कैलकुलस पढ़ा वहाँ पर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता था, बट हियर द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ऑल्सो नोन एज द मल्टीवेरिएट कैलकुलस, इसका दूसरा नाम भी है, is the extension of calculus in one variable to calculus in more than one variables। ये वही कोर्स है, आप बस ये समझें आप कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं। फर्क क्या है कि वो कैलकुलस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीट करता था और ये कैलकुलस एक से ज्यादा वेरिएबल्स को ट्रीट करेगा, ठीक है? सो द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल वेरिएबल्स रादर देन जस्ट वन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर आप अपने कोर्स कंटेंट्स को देखें तो आपको वहाँ से ये समझ आएगी कि मेन 2 टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने जब कैलकुलस पढ़ा था तो कैलकुलस में आप मेजर कौन से 2 टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहले आप उसको कैलकुलेशन की हद तक करते हैं, फिर आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं एप्लीकेशंस तक, ठीक है? फिर आप जब इंटीग्रेशन करते थे आपको याद होगा आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की थी, इनडेफिनेट की थी, आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किए होंगे एंड अप टू सो ऑन, ठीक है?
सो वेक्टर कैलकुलस इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विद इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, अब जो वेक्टर कैलकुलस है ये भी मैं आपको बता दूं, अभी आपने पहली स्लाइड पे देखा होगा कि मैंने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के साथ वेक्टर कैलकुलस का नाम ऐड किया था। उसकी रीज़न क्या है, आपका जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का जो कोर्स है उसमें हम एंड पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जब भी मैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कोर्स पढ़ाती हूँ तो बच्चे इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। बल्कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट आपका जो आपके सीनियर्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वो जब ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी कंसर्न शो किया कि मैम ये हमारे जो टॉपिक्स वेक्टर कैलकुलस में है ये तो हमारे डायरेक्ट इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को जहन में रखते हुए हम वेक्टर कैलकुलस को भी थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं कि आप यहाँ पर डायमेंशंस को देखेंगे, वेक्टर्स को, स्केलर्स को, और इससे रेलेवेंट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस में हम क्या कर रहे होते हैं, दिस इज बेसिकली द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विद इन द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इट इज़ कंसर्न्ड विद मल्टीवेरिएट रियल एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके वेक्टर्स का बेसिकली एनालिसिस हो रहा होता है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ 2 और मोर डायमेंशंस। अब यहाँ डायमेंशंस पहले ही हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अलाउ कर चुका है कि हम अपनी डायमेंशंस को एक्सीड कर सकते हैं, तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। It deals with scalar fields which associate a scalar to every point in space and vector fields which associate a vector to every point in space. अब देखिए, ये ध्यान में रखिएगा कि हम ये कोर्स जब पढ़ेंगे तो हमने हर जगह स्पेस का वर्ड यूज़ करना है, सरफेस का वर्ड यूज़ करना है। उसकी वजह क्या है, पहले आप प्लेन का वर्ड यूज़ करते थे कैलकुलस में। उसकी वजह ये थी कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट था, एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था। अब ऐसा नहीं है, अब हम स्पेस में आ चुके हैं जहाँ पर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस देखनी है वो हमने लेंथ भी देखनी है, विड्थ भी देखनी है और उसकी हाइट भी देखनी है। ठीक है, अब हम उसको 3 डायमेंशन से स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं सरफेस। तो अब इसी वजह से जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे तो हमने स्पेस का जिक्र करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पेस का वर्ड बार बार सुनेंगे जैसे आप कैलकुलस में प्लेन का वर्ड सुनते थे। So, multivariate calculus is used extensively in physics and engineering. ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपकी इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर कितना एप्लीकेबल है, especially in the description of electromagnetic fields, gravitational fields and fluid flow, right? यहाँ पर 2 एम्प्टी स्लाइड्स हैं, इनको बस आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ इररेलेवेंट टॉपिक्स है तो मैंने इनको निकाल दिया था। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या है। वैसे तो मैंने आपसे कंटेंट्स शेयर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं खुद भी थोड़ा गाइड कर देती हूँ, आपके माइंड में हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली इन दिस कोर्स। 2 तरह के हमारे पार्ट्स होंगे कोर्स के, एक तो होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, एक होगा वेक्टर कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर जिन टॉपिक्स को हम मेनली कवर करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले वही जो आज का लेक्चर है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उनकी ज्योमेट्री देखेंगे हम 3D के अंदर। फिर हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और पार्शियल डिफरेंशिएशन को देखेंगे। लिमिट आपने 1 वेरिएबल के लिए कैलकुलस में पढ़ ली है, कंटिन्यूटी पढ़ ली है, डिफरेंशिएशन पढ़ ली है। अगर आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैलकुलस को इंटरेस्ट के साथ और कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, आई एम श्योर कि जब वो यहाँ पर उसको एक्सटेंड कर रहे होंगे एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए तो उनको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जिन बच्चों को पहले ही नहीं पता कि लिमिट क्या थी, कंटिन्यूटी क्या थी, डिफरेंशिएशन क्या थी, उनको शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंशन है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आपका सिर्फ प्लेन में रहना और स्पेस में रहना इसमें बहुत फ़र्क होता है, तो चीज़ों को हमने थोड़ा डीपली समझना है। ठीक है, म्यूट कर ले अपने माइक्रोफोन प्लीज़, क्लास एवरीवन। ओके, सो उसके बाद हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे चले जाएंगे जिसमें हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखेंगे, एब्सोल्यूट देखेंगे। आपने कैलकुलस में एक्सट्रीम वैल्यूज़ पढ़ी हैं, रिलेटिव पढ़ी हैं, एब्सोल्यूट पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल था। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इंटीग्रेशन पे जिसमें मल्टीपल इंटेग्रल्स देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल इंटेग्रल्स में हमें एरियाज ऑफ रीजन्स पता चलते हैं और वॉल्यूम ऑफ सर्फेसिस पता चलते हैं। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तो होगा कि जो सिंगल इंटेग्रल हम लेते थे a to b f of x dx जो आप कैलकुलस में करते थे, वो फिजिकली क्या शो कर रहा होता था, एरिया अंडर अ कर्व। वो कर्व कौन सी होती थी, f of x।
लेकिन यहाँ पर जब आपके इंटेग्रल्स एक्सीड कर जाएंगे, जब आपके पास एट अ टाइम 2 इंटेग्रल्स आते हैं, क्योंकि आप फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स को स्टडी करना शुरू करोगे, तो वहाँ पर फिर एरिया नहीं होगा, वो आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम एरियाज ऑफ रीजन से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पहले थोड़ा पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। एक्सटेंड करेंगे, जब मल्टीपल डबल इंटेग्रल पे आएंगे तो वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। दैट विल बी नो मोर एरिया हेयर। ठीक है, सिंगल इंटेग्रल होता है एरिया के लिए, डबल इंटेग्रल होता है वॉल्यूम के लिए। वेक्टर कैलकुलस में किन मेन टॉपिक्स को हमने कवर करना है, ये थोड़ा आपका एक ऐसा पार्ट है आपके कोर्स का जिसको हमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना, सिर्फ इतना कि हमें वेक्टर कैलकुलस समझ आ जाए। यहाँ हम देखेंगे वेक्टर फील्ड्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, ग्रेडियंट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एंड आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद कुछ कॉन्सेप्ट इन चीज़ों का हो कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा इनको डिटेल से देखेंगे। Flow and flux across curves and regions, work integrals, surface integrals, Green's, Gauss's and Stokes theorems and their applications. ये जो ग्रीन्स, गॉस एंड स्टोक थ्योरम्स है ना, ये क्लास बड़ी एप्लीकेबल है। इवन जब आप अपने हायर लेवल्स पे जाएंगे तो हर कोई आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि एटलीस्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ के आने वाले बच्चे को ये तो ज़रूर पता होगा कि ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आप जब ये ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एप्लीकेबल है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली रिलेट कर रहा होता है आपके मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को, जहाँ पर आपके पास मल्टी वेरिएबल इंटेग्रल होता है, उसके लिए बड़ी एक आपके लिए इजी वे आउट देगा ग्रीन्स थ्योरम। इसी तरह से गॉसेस थ्योरम की बड़ी एप्लीकेशंस एंड स्टोक्स थ्योरम आल्सो। ये आप स्लाइड को खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, बस हम यही देखेंगे कि हम ये जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव आप देख लें, ये आपके वैसे भी CLOs PLOs जब आप उनको स्टडी करते हैं तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। मैं आपके लिए जस्ट रीड आउट कर देती हूँ कि इस कोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, और हमें मेक श्योर कि हम जब ये कोर्स पढ़ लें तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो हमें ज़रूर गेन करने चाहिए। सबसे पहले, द कोर्स ऑब्जेक्टिव इज दैट इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। ये तो पहली बेस है, आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की समझ आ जाएगी, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी आ जाएगी और मल्टीपल इंटेग्रल्स को ट्रीट कर सकोगे। द एप्लीकेशंस विल बी कवर्ड फ्रॉम सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जहाँ से हमें एप्लीकेशन समझ आएंगी। The other objective is to learn basic vector differential operators, gradient, divergence and curl along with their applications to calculate surface integrals, flows and flux across surfaces. ये आपका जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आपको देगा बेसिकली वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस करने के बाद आप इस थर्ड ऑब्जेक्टिव को गेन करोगे। कर लें, बच्चे आप लोगों के लिए कोई ऑनलाइन क्लास पहली दफ़ा तो नहीं हो रही ना? आप लोग अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट क्यों नहीं रखते? अब मुझे किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस क्लास मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, अच्छा, अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टाइटल है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, ये जो ऊपर पैराग्राफ आपने लिखा है ये आपकी पिछली स्लाइड की एक्सटेंशन है जिसमें हम थोड़ी एप्लीकेशंस देख रहे थे, आप उसको जस्ट पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि हाउ टू चूज विच कोऑर्डिनेट सिस्टम वी शुड यूज इन आवर प्रॉब्लम। तो ये आपका डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम पे। अब सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इंटेग्रल से रेलेवेंट, आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन होगा ना वो आपको बताएगा कि आपको इस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को कार्टेशियन से करना चाहिए या फिर सिलेंड्रिकल से करना चाहिए या फिर पोलर से करना चाहिए। ये आपका प्रॉब्लम आपको बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप देखें कि जब शीट्स की बात आती है ना, ये चीज़ें आप उस वक्त देखोगे, रेगुलर यूज़ इन चीज़ों का उस वक्त आएगा जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे।
अगर आपके प्रॉब्लम में शीट्स की बात हो रही है तो देखिए शीट्स इज जस्ट लाइक अ शीट ऑफ पेपर। अब शीट ऑफ पेपर जो होती है उसकी विड्थ को हम इग्नोर कर दिया करते हैं, हम कहते हैं कि ये नेग्लिजिबल विड्थ है, तो हम उसकी सिर्फ लेंथ और हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम को यूज़ करते हैं क्योंकि वो शीट जस्ट एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास वायर्स आ जाती हैं, केबल्स आ जाती हैं, देखिए अब एक वायर को अगर आप देखें तो वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने का पर्पस हमें समझ में आता है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास रेडियस होता है, तो आप जब वायर्स को डिस्कस करते हो तो आप रेडियस के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। उसमें फिर एंगल आ जाता है, यानी मैं बात कर रही हूँ आर और थीटा की। कोई एक अगर आप केबल लेते हैं, एक वायर लेते हैं, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, ठीक है, कोई ना कोई एंगल होगा अबाउट द सेंटर ऑफ द वायर। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर से करूँगी तो बात नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगुलर से करूँगी तो मेरे प्रॉब्लम की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इग्नोर कर रही होंगी, ठीक है। और थर्ड आपके पास यहाँ पर आ जाता है स्फेरिकल। स्फेरिकल बहुत कम प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा एडवांस आ जाता है, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको स्टडी ज़रूर करेंगे कि ये किस किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रॉपर इसको स्केच करके देखेंगे, लेकिन इसको प्रॉब्लम्स में हम उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से हम रेक्टेंगुलर, दैट इज़ कार्टेशियन और पोलर को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। हमने बहुत हायर लेवल्स के ऊपर नहीं जाना। जब हमारे पास जहाँ भी स्फीयर्स का जिक्र आएगा हम स्फेरिकल को यूज़ तो करेंगे, लेकिन इतना नहीं यूज़ कर रहे होंगे जितना हम रेक्टेंगुलर और पोलर को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब स्फेरिकल में जाते हो तो आपको तीन की तीन डायमेंशंस स्फीयर के लिए लेनी पड़ती हैं, दैट इज़ आर थीटा फाई, दो एंगल्स हो जाते हैं, एक रेडियस हो जाता है। एंड दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डिस्कस सच प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप स्फीयर्स ले रहे होते हो और फिर उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करना, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो हम मेन पर्पस हमारा यही है कि हमें मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को ट्रीट करना आ जाए, तो हम इतना ही अगर समझ लें कि रेक्टेंगुलर में कैसे करना है और पोलर में कैसे करना है तो ये भी हमारे लिए बहुत होगा। ऑर्डिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारा कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट लेते हो, आपने एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए, जी एक्सिस लिए, इसके सामने अगर आप एप्लीकेशन देखें तो आपको नजर आ रही है कि ये जो हम यहाँ पर एक्स वाई जी ले रहे हैं, ये अगर हम शीट्स के केस में लेते हैं तो ये यहाँ पर आपको जो सामने नजर आ रहा है इस किस्म का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर ये देखें एक शीट आपको यहाँ नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एक आपको वर्टिकल पोजीशन में नजर आ रही है, तो ये आपके पास एक शीट है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी शीट को जब डिस्कस करोगे तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये शीट्स किसके अंदर हैं, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास अगेन एक शीट है जो कि प्लेन को आपको शो कर रही है, आप सामने देखिए ये पिंक कलर में, ठीक है। तो ये प्लेन के अंदर इन दोनों शीट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन के अंदर मैक्सिमम डायमेंशंस क्या होती हैं, एक आपके पास लेंथ होती है, एक आपके पास हाइट होती है, ठीक है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल होते हैं। मैं इस केस के अंदर जो पहली फिगर यहाँ पर आपको नजर आ रही है किसी तीसरे एक्सिस तक नहीं जा सकती, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर इसके एंगल को डिस्कस करूँ, इसके रेडियस को डिस्कस करूँ। तो यहाँ पर मैं अगर सिर्फ एक्स वाई जी तक ही रहूँगी तो मेरे लिए ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रीन लाइन है अगर आप इसको थोड़ा सा इस पर गौर करें, देखिए हमने जब पेपर के ऊपर एक्सिस को ड्रॉ किया होता है ना, तो हमें उस वक्त थोड़ा इसको इमेजिन करना पड़ता है कि जी एक्सिस कहाँ होगा, क्योंकि हमने हमेशा एक्स वाई में स्केचिंग की होती है तो हमें जी एक्सिस की समझ नहीं होती। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने कर्सर को ज़रा गौर से देखना है, अगर ये जो मैं कर्सर जहाँ पर रख रही हूँ, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है, मैं इसको असल में इस शेप के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये मेरा वाई एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इसके साथ जो वर्टिकल है इसको मैं कहती हूँ ये मेरा जी है। अब मुझे x कहाँ पर लेकर जाना है, देखिए x, y, z कार्टेशियन में इस तरह से ड्रॉ होते हैं कि ये तीनों एक दूसरे में ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये जो मेरे पास एक ग्रीन कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट फिर करेगी x एक्सिस को, ठीक है। इसी तरह से अब आप आ जाए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशनशिप आप सबको पता होगा कि सिलेंड्रिकल और पोलर का आपस में, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, एक्स आर कॉस थीटा होता है। आप इसको थीटा के फाई कहें आपकी मर्जी है, ठीक है, आप यहाँ पर थीटा को फाई भी कह सकते हैं। वाई आपके पास आर साइन फाई होता है और जी आपके पास जी ही रहता है, ठीक है। बेसिकली इनको आप सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं।
सो यहाँ पर आप देखें कि अब इसको ड्रॉ हम किस तरह से करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन भी दे दूँ कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक तो वही केस है जो हम पीछे रेक्टेंगुलर के केस में कर आए हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, हम यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस में एक रेडियस वेक्टर ले लेते हैं आर। अगर आपको याद हो, आपने कैलकुलस में पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा होगा, सिर्फ आर और थीटा तक। उसमें आपने एक्स और वाई में ओरिजिन से एक पॉइंट पी तक का डिस्टेंस लिया होगा जिसको हम आर कहते थे। आई होप कि आप स्टूडेंट्स ने ये ज़रूर कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा। तो आप समझें कि ये बिल्कुल वही शेप है। अगर मैं जी एक्सिस को थोड़ी देर के लिए निकाल दूँ तो एक्स वाई में मैं कर क्या रही हूँ कि मैंने एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया। रेडियस वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये है क्या कि आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट अगर P मैं ले लूँ तो P का डिस्टेंस ओरिजिन से जो वेक्टर शो कर रहा होता है उसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। फिर फाई क्या चीज़ है, फाई है एक्स एक्सिस का इस रेडियस वेक्टर से जो एंगल बन रहा है उसको हम फाई कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट पी आर फाई जी जो हम लेते हैं ये हम कैसे लेते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक इसको समझने का आसान तरीका बताऊंगी। म्यूट योर माइक्रोफोन्स क्लास। जी 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 बोले बेटा। मैम ये पॉइंट तो यहाँ पर पॉइंट तो जेड और वाई एक्सिस की तरफ नहीं है, जो आर ड्रॉप किए वो नीचे है, तो ये थोड़ा सा कम समझ आ रही है। आप बेटा इसको कहीं भी ड्रॉ करें, आपकी मर्जी, या आप इस आर को वाई जी प्लेन में ड्रॉ कर लें, आपकी मर्जी, आप इसको एक्स जी में ड्रॉ कर लें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आर हमने यहाँ बेटा ड्रॉ क्यों किया है, मैंने अभी आपको इसका रेफरेंस दिया है कि आपने कैलकुलस के कोर्स में जब आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया होगा, उस वक्त जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे वो सिर्फ आपके पास आर थीटा थे, हम जी नहीं लेते थे। ठीक है, तो आप बेशक अपनी थॉमस फिनी की बुक को खोल कर देखें। जब आप वन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हो तो आपने पोलर को जब भी स्टडी किया होगा तो आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर स्टडी किया होता है। तो वहाँ पर हम ओरिजिन से पॉइंट पी का एक डिस्टेंस लेते होते थे जिसको हम आर कहते थे। हमने सिर्फ अपने पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करने के लिए एक्स वाई प्लेन के अंदर इस आर को ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें तो इसको वाई जी में ड्रॉ करें, आप चाहें इसको एक्स सी प्लेन में ड्रॉ करें, ये आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब इस शेप को जरा देखें, ये जो सामने आपके पास है। अब देखें किस केस में हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये शीट या ये आपके पास जो एक ब्लू कलर के आपको एक पेज की तरह की शीट नजर आ रही है, अगर ये मेरे पास किसी सिलेंडर के अंदर है या मेरे पास आउटर शेप सिलेंडर है तो फिर मुझे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब मैं डायमेंशंस देखूंगी इस पूरी शेप की तो अब मुझे यहाँ पर आर भी चाहिए, मुझे थीटा भी चाहिए। देखें थीटा कैसे चाहिए, जरा मेरी बात गौर से सुननी है। ये आपका ओरिजिन है। किसी भी सर्कुलर शेप का जो सर्कमफेरेंस होता है, अगर मैं सर्कल का सर्कमफेरेंस या मैं उसकी आउटर बाउंड्री ले लूँ, या अगर मुझे कोई ये कहे व्हाट इज अ सर्कल, अच्छा आप में से अगर कोई मुझे बताए व्हाट इज अ सर्कल, कैसे एक्सप्लेन करोगे? यस क्लास। यस क्लास, सर्कल क्या होता है? Ma'am, the locus of the points which are equal distance from a point which is called the center of the circle. यस करेक्ट। अब लोकस किसका है? पॉइंट का। Yes. अगर हम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट की ट्रेवलिंग को ड्रॉ करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर, इक्वल रेडियस का मतलब यही है कि वो एक आपके पास प्रॉपर सर्कल बनेगा, उसको हम कहते हैं दिस इज अ सर्कुलर शेप। अब देखिए इसको तो मैं डिफाइन ही ऐसे कर रही हूँ, अगर मुझे रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आई एम अनएबल टू डिफाइन व्हाट इज अ सर्कल। ठीक है, अब जब आर, मैं अगर आपको इसको यूं समझाऊं, आप लेट करें, ये जो लाइन है कर्सर को देखें, इस लाइन को मैं लेट करती हूँ, ये मेरा आर है। ठीक है, ये इक्वली घूमेगा तो ये एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा। अब जब ये लाइन रेडियस यहाँ से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा तो इसका ओरिजिन से एंगल भी तो चेंज होगा ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसको लेती हूँ, इसका जो भी एंगल, लेट से मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इसका एंगल अबाउट 20 डिग्री है। ठीक है, फिर ये ट्रेवल करता चले जाएगा, यहाँ आएगा तो ये 90 को कवर करेगा, करते 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 ये 270 पे आएगा, एंड पे ये दोबारा 360 पे पूरी अपनी सर्कुलर पाथ अपना कंप्लीट करेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि इस पूरे फिनोमिना के अंदर वो कौन से दो मेन वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। दिस इज आर एंड थीटा।
और जी को रखना भी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये जो आपके पास सिलेंडर यहाँ बना हुआ है, इस सिलेंडर की कोई हाइट तो होगी ना, मैं इसकी हाइट को इग्नोर तो कर नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेस ले रही हूँ। और स्पेस में ऐसे नहीं होता कि आप लेंथ विड्थ लें और आप किसी भी शेप में आप उसकी हाइट को इग्नोर कर दें। तो जी तो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, जी की यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वो क्यों नहीं है? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि यहाँ पर जी को जी क्यों रहने देते हैं? जी में यहाँ पर कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं है साइन और कॉस जैसा? एनीवन ऑफ यू? यस क्लास। जी मैम कांस्टेंट जी है, तो परपेंडिकुलर है ना, मैम कांस्टेंट। क्योंकि जो कोसाइन थीटा और साइन थीटा होता है ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, जी एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा कोई वेरिएबल या कोई हमारे पास नहीं होता। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने हाथ में ना एक रस्सी पकड़ी हो और रस्सी के साथ आपने पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है? आप उसको घुमा रहे हो, जैसे छोटे बच्चे खेलते भी हैं, ठीक है? आप उसको घुमा रहे हो। अब आपका जो हाथ है ये आपका ओरिजिन है, ठीक है? इस हाथ से ऊपर और नीचे आप एक एक्सिस ड्रॉ करो जो आपका जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो पत्थर आप अपने हाथ से घुमा रहे हो, ठीक है, क्या इसके घुमाने से आपके जो यहाँ पर सेंट्रल लाइन है, जो जी एक्सिस है, उसको कोई भी फर्क पड़ रहा है? यस क्लास? No. ये यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लाइन है ना जो आपने अपने हाथ के साथ ऊपर और नीचे ड्रॉ की है, ये आपकी सेंट्रल लाइन है जिसके अबाउट आप उस पत्थर को घुमा रहे हो, ठीक है? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उसको सर्कुलर पोजीशन में रखती है। सेंट्रीफ्यूगल अगर होगी तो वो पत्थर आपके जो है, जब आप उसको छोड़ दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको उसकी रेडियल डायरेक्शन से बाहर निकाल देगा। तो ये जो आपने आपके हाथ के साथ एक सेंट्रल लाइन आपने ड्रॉ कर दी है जो कि हाइट को शो कर रही है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसीलिए पीछे आपने सिमेट्री का वर्ड सुना था। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं? कि ये वो लाइन है जिसके अबाउट हर जगह, इसकी किसी भी साइड पर आप चले जाएं, इक्वल एंगल के साथ वो पत्थर घूम रहा है। तो इस लाइन के ऊपर सिमेट्री होने की वजह से इस लाइन से को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका वो पत्थर कहाँ जा रहा है। तो यही बात एक सिलेंडर की भी है। सिलेंडर को जब आप सिलेंडर की आउटर शेप को यहाँ पर देखते हो ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस आउटर शेप को आपके आर और थीटा कुछ भी होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो वो सेंट्रल लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसके अबाउट इक्वल डिस्टेंस की वजह से ये सिलेंडर ड्रॉ होता है, ठीक है? अच्छा, अब जरा इस पे आ जाए। अब ये P ऑफ R फाई Z हमने कैसे लिया है, इसका डिस्टेंस कैसे लिया है? अगर मैं आपको ये पेपर पे समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लें जरा। आज इसको बैठ के ना इमेजिन कीजिएगा। आपका जो रूम है, जिस रूम में अभी आप लोग बैठे होंगे, किसी ना किसी रूम में तो आपको जिसकी 4 बाउंड्रीज तो ज़रूर होंगी, ठीक है? एक अपर सरफेस होगी, एक आपका फ्लोर होगा। आपके रूम का जो आपने कॉर्नर लेना है, ठीक है? उस कॉर्नर को ज़रा इमेजिन करें कि कॉर्नर की जो नीचे फ्लोर के साथ जो 2 लाइंस बनती हैं, ठीक है? एक को आप एक्स एक्सिस लें, एक को आप वाई एक्सिस लें और अपने कॉर्नर को ले लें जी एक्सिस। इमेजिन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अपने कमरे का कोई भी कॉर्नर ले लें, ठीक है? उस कॉर्नर पे आपने जो फ्लोर के ऊपर एक लाइन बनती है उसको एक्स एक्सिस कर दें, दूसरे को वाई एक्सिस बोल दें, और वो कॉर्नर की सेल्फ जो लाइन ऊपर रूफ की तरफ जा रही है जो वर्टिकल है उसको आप जी एक्सिस बोल दें। अब आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस भी डिस्टेंस पे आप उस कॉर्नर से हैं, यहाँ पर अपनी इमेजिन करके कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लें। आप कहें कि मैं पी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं जहाँ भी हूँ ये मेरा पी पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं अपना डिस्टेंस लें उस एक्स के साथ, उस वाई के साथ, उस जी के साथ। इसको ज़रा इमेजिन कीजिएगा तो ये जो शेप है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये पी आर फाई जी कैसे लिया जाता है। क्योंकि अगर आप इसको पेपर पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। आ तो जाती है लेकिन थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको समझाया है ना, आप ज़रा अपनी पोजीशन को इमेजिन करें तो फिर आपको समझ आएगी कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे लिया जाता है एक्स, वाई और जी से, ठीक है? मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। आप जहाँ बैठे हो ना, अपनी एक्स और वाई से जो आप अपना डिस्टेंस लोगे वो तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू फ्लोर से ही ले लोगे। जहाँ बैठे हो वहीं से एक लाइन ड्रॉ करें ज़रा एक्स एक्सिस की तरफ, वहीं से एक लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस की तरफ। ये तो नीचे नीचे बैठे बैठे ही हो जाएगा, इस पर कोई हाइट ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब अगला सवाल आता है कि जी एक्सिस से वो हाइट कैसे ली जाएगी। तो जी एक्सिस से हाइट लेने के लिए प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है कि मैं जी एक्सिस से डिस्टेंस लेने के लिए कॉर्नर के साथ जाकर बैठ जाऊंगी, ये तो मैं गलत कर रही हूँ ना। मुझे जहां मैं बैठी हूँ मुझे वहीं से अपना डिस्टेंस तीनों एक्सिस से चाहिए। तो क्या करेंगे कि अपनी अपने अपने डिस्टेंस को जी एक्सिस से मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन लेंगे। और वो प्रोजेक्शन ये है, ये देखें, ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे P लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस आपका Z से बनता है, लेकिन इस पॉइंट की आपने प्रोजेक्शन लेनी है। यहाँ आप बैठे हुए हो, आप समझे, ये आप बैठे हुए हो, ठीक है। इधर आप बैठे हो जहाँ पर ये कर्सर है, जहाँ पर तीन आपकी लाइंस मिल रही हैं, एक Y से आ रही है, एक X से आ रही है, एक P से आ रही है, यहाँ आप बैठे हुए हो। अब आपने अपना डिस्टेंस Z एक्सिस से जब कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ बैठे बैठे कैलकुलेट नहीं करोगे, आप यहाँ से एक प्रोजेक्शन लोगे। यानी सबसे पहले आपने Z एक्सिस से एक रेड लाइन ड्रॉ की और फिर आपने उसको अपनी पोजीशन प्रोजेक्ट कर दिया। ये आपको बताएगा कि आप जिस जगह बैठे हो आपका डिस्टेंस X एक्सिस से कितना था, Y एक्सिस से कितना था और Z एक्सिस से कितना था, ठीक है। इसको जरा बैठ के इमेजिन कीजिएगा तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, अब आ जाए स्फेरिकल पे। स्फेरिकल थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंट है सिलिंड्रिकल और कार्टेशियन से। इसमें आपको एंगल्स, जी मैम, अगर हम अभी फ्लोर पे बैठे हैं, मतलब जिस कमरे में बैठे हो उसके रिस्पेक्ट से, तो जो जेड होगी उसके डिस्टेंस पे तो ज़ीरो आएगा ना, क्योंकि ज़ीरो के रिस्पेक्ट से तो मतलब हाइट में तो हम है नहीं, या फ्लोर पे बैठे हैं तो ज़ीरो नहीं आएगा इसका। देखें, आपने जो पॉइंट लेना है ना बेटा, मैंने आपसे कहा था कि आप जहाँ भी बैठे हैं आप पॉइंट वहाँ नहीं ले सकते। अब ये मेरा पॉइंट बहुत डीप है, जिसको समझ आ गई, बाकी इसको बाद में बैठ के ज़रा समझें। बेटा अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल आप फर्श पे बैठे हो, आप नीचे बैठ जाओ, आप उधर नीचे बैठकर अपनी पोजीशन नहीं मेजर कर सकते। अगर आप नीचे बैठ के करोगे तो फिर तो आप प्लेन में बैठे हुए हो, फिर आप स्पेस में तो हो ही नहीं, ठीक है। इसको यूं इमेजिन करें कि आप जहां बैठे हैं ना, अपनी पोजीशन से थोड़ा हाइट पे जाके पॉइंट लें। जिस तरह ये देखें ना, ये पॉइंट थोड़ा हाइट पे जाके, ये यहाँ नहीं है। उसकी वजह क्या है? अगर बेटा मैं अपनी पोजीशन पे रहते हुए बिल्कुल फ्लोर के साथ पॉइंट ड्रॉ करूंगी तो फिर मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं स्पेस में नहीं जा सकती। मैंने आपके बैठने की पोजीशन इसलिए आपको एग्जांपल दी है ताकि मैं अगर आपको कोई और पॉइंट बताऊंगी तो शायद आपके लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाए। आप जहां बैठे हैं अपने से थोड़ी हाइट पर जाकर पॉइंट लें, इसलिए कि आप स्पेस के अंदर हैं। आपने तीनों एक्सिस से अपनी पोजीशन लेनी है, एक्स से भी लेनी है, वाई से भी लेनी है, जी से भी लेनी है। तो जी से लेने के लिए ऑफ कोर्स आप किसी हाइट पर होगे तो आपको वो पोजीशन पता चलेगी ना, ठीक है। तो आप जहां बैठे उससे से थोड़े ऊपर हाइट पे जाके पॉइंट ले लें, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर दो एंगल्स आ जाते हैं, याद रखिएगा। एक एंगल, इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल को आपस में रिलेट किया करें। सिलिंड्रिकल का जहाँ फाई है, स्फेरिकल का फाई भी वहीं लिया करें ताकि याद रखने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एंगल हम लेते हैं थीटा, ठीक है। अब फर्क क्या है कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसका एंगल हमने एक्स एक्सिस के साथ लेना है, एक एंगल हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक आर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका एंगल हमने जी एक्सिस के साथ लेना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फाई है, ये आपके पास थीटा है। अब ये एंगल्स किस तरह से वेरी करते हैं, अभी आपके कमिंग लेक्चर्स के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये फाई एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है और थीटा एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसकी ये रिलेशनशिप देखो, इसको हमने भी डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा इस शेप को जरा गौर से देखें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को समझने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप कोई भी स्फीयर ले लें, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर इज अ बॉल, ठीक है। क्रिकेट बॉल होती है ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर। तो ऐसी स्फेरिकल शेप आपके पास जहां भी आएगी, ये देखें, ये आपका स्फीयर है, ये एक बॉल तरह की जो आपके पास फिगर है। जब आप इसमें इस बॉल की सिर्फ आउटर बाउंड्री या इस बॉल की सिर्फ बाहर वाली सरफेस डिस्कस करते हैं तो आप आ जाते हो प्लेन पे। प्लेन पे आने का मतलब है फिर आप आ जाते हो सिर्फ सर्कल पे। लेकिन अगर मुझे इसकी पूरी की पूरी सरफेस को डिस्कस करना है तो फिर मुझे 3D में आना पड़ेगा। फिर मुझे आर भी चाहिए, मुझे थीटा भी चाहिए, मुझे फाई भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो बुक रिकमेंड की है ये सेकंड बुक है। जो फर्स्ट बुक है ये मैंने आपको अपलोड इसलिए नहीं की टीम्स पे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
MBC पहले ही थोड़ा सा डिमांडिंग कोर्स है। अगर मैं आपको मल्टीपल बुक्स रिकमेंड करूँगी तो आपके लिए सबको फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि जो यहाँ पर पहली बुक लिखी है कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री बाय जॉर्ज बी थॉमस, ये भी बहुत बेहतर है। ठीक है, ये वही थॉमस फिनी की बुक है जो आप पहले पढ़ते आए हो। ठीक है, आप इसका 11th एडिशन लें, अगर इसका कोई न्यू एडिशन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस बुक को भी आप बेशक अपने सामने रखें, लेकिन मेन जो मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपकी सेकंड बुक से कवर होते हैं, और ये मैंने आपकी टीम्स पे अपलोड कर दी है। आप कोशिश करें कि इसी को फॉलो करें। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस पहली बुक को भी देखना चाहता है, जिस तरह से कुछ मेरी ऐसी स्लाइड्स होंगी जिसमें फर्स्ट बुक के भी मैंने कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस रिकमेंड किए हुए होंगे, तो आप चाहें तो फर्स्ट बुक में से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकंड में से कर सकते हैं, लेकिन मेन बुक में ये सेकंड आपको रिकमेंड करूंगी। अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 12 ऑफ दिस फर्स्ट बुक। ठीक है, सेकंड बुक का नहीं आएगी, फर्स्ट बुक का 12th चैप्टर है वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। वेक्टर्स इन द ज्योमेट्री स्पेस में जो पहला आपका टॉपिक आता है, दिस इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अभी पीछे तो आपने जो स्लाइड्स की थी वो जस्ट कुछ शेप्स थी जिनको मैंने आपको ऐसे ऑरली ही समझाया है, लेकिन उसकी डिटेल में हमने जाना है, क्योंकि हमने ये कोर्स इस तरह नहीं पढ़ना कि मैं आपको ऑरली बस डेफिनेशंस दिखाती जाऊँ और हमको याद रख लें। हमने प्रैक्टिकली इस कोर्स को अटेम्प्ट करना है, इससे रेलिवेंट हमने प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी है। सो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के में हमने किस चीज़ को मेन डिस्कस करना है, वही हमारी 3 डायमेंशंस होंगी, और हमने देखना है कि 3 डायमेंशंस में रहते हुए हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी रिवीजन करते हैं, 2 डायमेंशनल को पढ़ते हैं, अपने माइंड को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। कैलकुलस में 2D पढ़ा था, फिर उससे ग्रेजुअली हम 3D पे आएंगे। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करके बताएं मुझे, ठीक है, टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन, 2 नंबर्स होने चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक आप प्लेन के अंदर होंगे, 2 डायमेंशंस के अंदर होंगे, तो 2 नंबर चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस चाहिए, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस चाहिए। तो आपका जो एक ऑर्डर पेयर ए बी है, ये आपका काम पूरा कर देगा। बस आपको ए पता हो, बी पता हो, तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन इजीली अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए आपका जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और यही सारे प्रॉब्लम्स हमने कैलकुलस में किए हैं। आपने कैलकुलस में जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा तो आपने कुछ शायद वहाँ पर स्केचिंग भी की होगी, वहाँ पर आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले लेते थे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले लेते थे, बहुत सारी हमने वहाँ पे शेप्स ड्रॉ की होंगी, तो उससे हमें समझ आ जाती है कि अगर एक्स और वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अब 3D पे आ जाएं आप। 3D में एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, जी एक्सिस हैं, तो अब तीनों से डिस्टेंस चाहिए होगा, तो मुझे ऑर्डर ट्रिपल चाहिए। अभी पीछे जो मैंने आपको स्लाइड पे शेप्स दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास P ऑफ एक्स वाई जी था, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जितनी आप डायमेंशंस लोगे उतना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चाहिए होता है। तो अपनी पोजीशन या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस के अंदर लोकेट करने के लिए यू नीड एन ऑर्डर ट्रिपल ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलस में हम सब रियल वैल्यूड फंक्शंस को ट्रीट करते थे। मैंने आपको शायद लीनियर अलजेब्रा के पढ़ाते हुए मैंने आपको रियल वैल्यूड फंक्शन ज़रूर बताया होगा। हर वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी डोमेन स्ट्रिक्टली सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस दोनों में हमारी डोमेन हमारी जो फंक्शंस ट्रीट होंगे वो रियल वैल्यूड होने चाहिए। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंसिडर नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रूट्स देगी तो हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में हम उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में पहले मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की जगह आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते थे। फिर आई थिंक ऑब्जर्वेशन दी गई कि आप चूँकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपका ज़्यादा लेना देना जो है वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से है, क्योंकि आप ज्योमेट्री को ज़्यादा स्टडी करते हो। तो फिर अब आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो चेंज हो गया है MBC से। ठीक है, लेकिन देयर आर सम फ्यू डिपार्टमेंट्स जहाँ पे अभी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया जा रहा है। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हमने जो फंक्शंस ट्रीट करने हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। आप फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो, आप उसको सॉल्व करते हो, आपके रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं, यू जस्ट हैव टू इग्नोर दोज रूट्स। और इसके साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आपने जो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा है वहाँ पर ये इग्नोरेंस हम नहीं रखते।
वहाँ पर अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी रूट्स आ भी जाते हैं तो हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन आपकी सिर्फ कैलकुलस के अंदर है और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर है। मैं एग्जांपल देती हूँ, लीनियर अलजेब्रा में हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, तो मैंने आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपके पास आपकी आइगन वैल्यूज इमेजिनरी आ जाए तो इज इट अलाउड, तो यस इट इज़ अलाउड, कोई मसला नहीं है, आ सकती हैं, ठीक है। तो वो हम कंसिडर करते थे, हम उनको इग्नोर नहीं करते थे। लेकिन अगर यही काम हमारे पास किसी इक्वेशन का रूट हम निकाल रहे हैं और मल्टी वेरिएबल का कोर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, तो वी हैव टू इग्नोर दैट। क्योंकि हमने, आप थॉमस फिनी की बुक पढ़ें, आपके चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि वी हैव टू ट्रीट ओनली द रियल वैल्यूड फंक्शंस इन द कोर्स ऑफ कैलकुलस, राइट। आ जाएं। अब यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही, ये आप कह रहे हैं इनिशियली और वेरी वेरी इंट्रोडक्टरी सी स्लाइड है कि एक फिक्स पॉइंट हमें लेना पड़ता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। 3 डायरेक्टेड लाइंस होती हैं जो कि तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपनी मर्जी से हम नाम दे सकते हैं एक्स वाई जी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो आप अपनी मर्जी से एक्स वाई जी लेते हैं, हमेशा एक्स के बाद y को x की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, z को y की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये नहीं कर सकते हो, देखिए मैंने अभी आपको कहा, मैंने चॉइस का वर्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो ये जो 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल लाइंस है ना, आप इनको जस्ट म्यूट योर माइक्रोफोन। आप चाहें तो आप इनको किसी भी तरह 3 लाइंस में से किसी को भी x कहें, किसी को y कहें, किसी को z कहें, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मेक श्योर कि x के बाद आने वाला y x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, y के बाद आने वाला z y से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर ये लेबलिंग ठीक होगी। अगर आप इस लेबलिंग को फॉलो नहीं कर रहे, या शायद अब बहुत सारी जगहों पर आप ऐसी लेबलिंग देखें भी जो इसको वायलेट कर रही है, तो आपने उस केयरफुल रहना है, ठीक है। जो रूल मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द बेटर थिंग कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये आपके सामने ड्रॉ है, ये हम अभी देखकर आए हैं, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं आपको बात समझा रही हूँ, ये देखें, x के बाद y, y के बाद z एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x रखूँ, फिर यहाँ y रखूँ, यहाँ z रखूँ, तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो ठीक तरीका नहीं है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैंने भी आपको बताया, जो एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट, उसी के लिए ये एक स्लाइड है, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये कह लें कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये मेथड मैंने आपको ऑरली तो बता दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज रखें, लेकिन इसको फिजिकली समझने का तरीका ये है। द डायरेक्शन ऑफ द z एक्सिस इज डिटरमिन्ड बाय द राइट हैंड रूल इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। कर्ल द फिंगर्स, अभी बैठे बिठाए जरा इसको करें, ठीक है। अपनी फिंगर्स को जरा कर्ल करें राइट हैंड की, ठीक है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अराउंड द z एक्सिस। आपका जो z एक्सिस है उसके अबाउट अपनी फिंगर्स को जरा कर्ल करें, और आपका जो थंब है दैट शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द z एक्सिस। पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ आपका थंब होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस टू द पॉजिटिव y एक्सिस। अब आपको ज़्यादा ये 2 लाइंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो आपके सामने फिगर ड्रॉ है ना, बस इसको फॉलो करें, इसी तरह से अपना थंब रखें और इमेजिन करें कि आपके जो इन बिटवीन हैंड जो आपकी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से ऊपर जाने वाला एक्सिस आपका z है, आपकी फिंगर से बाहर जाने वाला एक्सिस x है, और आपके हाथ के राइट साइड से निकलने वाला एक्सिस y है, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को रखते हैं, देन द थंब पॉइंट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द z एक्सिस। जब भी आपने एक्सिस को ड्रॉ करना है, तो हमेशा अगर आप इस शेप में अपने हाथ को रखते हैं, तो आपका जो थंब है वो हमेशा पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि आप जब भी एक्सिस ड्रॉ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप के हर नेक्स्ट आने वाला जो एक्सिस है, यानी अगर x के बाद y है तो y x से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, y के बाद अगर z है तो z y के एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स में आ जाएं। देखें, आपने ये ओरिजिन लिया x y z लिया, ठीक है। अब x और y के दरमियान जो आपके पास प्लेन बनता है, या जिसको x और y बना रहा होता है, उसको कहते हैं xy प्लेन। y और z में बनने वाला yz प्लेन होता है, x और z में बनने वाला xz प्लेन होता है।
और इस शेप को जब खुद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़रा इमेजिन करके देखें, क्योंकि ये जिस तरह से मैं बता रही हूँ इससे ये एक्सटेंड भी हो रही है। कैसे एक्सटेंड हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्स जी प्लेन बताया, ज़रा कर्सर को गौर से देखिए तो इस ओरिजिन की दूसरी साइड पर भी इसी तरह की एक शीट है। अगर मैंने वाई जी प्लेन बताया है तो ओरिजिन की दूसरी साइड पे भी एक ऐसी शीट है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आप में से कौन मुझे बताएगा कि टोटल कितने प्लेन्स होते हैं? जिस तरह से 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप कहते हो ना कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 3D में क्वाड्रेंट्स को ऑक्टेंट्स बोलते हैं। मुझे कोई बताएगा कितने ऑक्टेंट्स हैं? 6 होंगे मैम। एनीवन एल्स? 6 होंगे मैम, 6 प्लेन्स होंगे। 6 होंगे। 8? ये रहा आपका आंसर 8, जिसने 8 बोला है। 8 बेटा 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, और ये 8 ऑक्टेंट्स सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट्स की बात मैं कर रही हूँ। देखें 8 असल में नहीं होते, असल में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैसे? अब आप सिर्फ ज़रा इमेजिन करें कि जब आप प्लेन कोऑर्डिनेट्स लेते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलस के अंदर, तो उसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते थे। वो तो चूँकि प्लेन है उसकी कोई विड्थ तो हम लेते नहीं थे, हमें उसके जो है वो आगे पीछे राइट लेफ्ट देखने की ज़रूरत ही पड़ती थी। जो समझ आ रहा है बस वो 4 हैं। अब ज़रा इस शेप को अपने सामने रखिए और इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्टेंट्स हो सकते हैं। देखिए असल में यहाँ पर मैनी ऑक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर मैं ये देखूँ कि मेरे पास पॉजिटिव ऑक्टेंट्स कितने हैं तो वो सिर्फ 8 होते हैं। वो 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, और हम सिर्फ इन पॉजिटिव को ही डिटरमिन कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसके अलावा ऑक्टेंट्स हैं वो हमारे लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम बस ये कहते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव एक्सेस हैं वो हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स उसके बनते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑक्टेंट इन द foreground is determined by the positive axis, right? चले जी, ये वही सारी इंट्रोडक्शन है। बार बार हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर अगर आप एक पी पॉइंट लेते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है, अगर आपको वो बात समझ आ गई हो, मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट पी को आपने कैसे लोकेट करना है 3D एक्सिस के अंदर या स्पेस के अंदर। अगर आपको वो बात समझ आ गई हो तो ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। A be the directed distance from the YZ plane to P, A is the x coordinate। ठीक है, ये जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसको अगर आप इसको वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं यहाँ रिटन फॉर्म में लिखी हुई हैं, राइट? बहुत बेसिक चीज़ें हैं ताकि हम स्टार्ट जब करें तो हमें बाद में, क्योंकि बार बार हम स्पेस की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट इसलिए ले रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ें। ठीक है, सो यहाँ पर ये वही डिस्कशन है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से गिवन है कि ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमने एक्स वाई जी से कैसे लेना है। देखिए आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, अब जो स्टूडेंट बात पूछ रहे थे ना जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि आप बच्चे यहाँ बैठे हुए हो, ये इधर बैठे हो, आप जरा कर्सर को देखो। आपके इधर बैठना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ नहीं बैठे हुए ना तो फिर आपको अपनी पोजीशन एक्स और वाई से समझ नहीं आनी। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, अब आप जो पॉइंट लोगे ना वो आपने अपने आप से थोड़ा हाइट पे जाके लेना है। ये पी पॉइंट क्यों हाइट पे ले रहे हैं? अगर देखो हम हाइट पे नहीं जाके पॉइंट लेंगे ना तो हमें ये बात ही समझ नहीं आएगी कि जी एक्सिस से डिस्टेंस कैसे लें। हम अगर यहीं पे बैठे रह जाएंगे तो फिर तो हम जी को जीरो कर रहे हैं, फिर तो हम प्लेन पे बैठे हैं। लेकिन हम ये जा रहे हैं कि हम स्पेस में किसी पॉइंट को लेकर फिर हम कंसिडर करें कि ये डिस्टेंस कैसे लेना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस लेने के लिए जहां आप बैठे हो वहां से जो आपका फ्लोर है वहां से आपको प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। पी की प्रोजेक्शन आप लोगे यहाँ तक। सो फर्स्ट मूव ए यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ए यूनिट्स आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस की तरफ ए यूनिट्स मूव करें। उसके बाद then move B units parallel to the y axis। अब देखें आपने बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं करनी कि आप यहाँ से उठाकर फिर कहीं और से डिस्टेंस लें। ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक आप आए। अब जरा इमेजिन करें जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप रूम में बैठे और आप कॉर्नर की तरफ देख रहे हो। जहाँ ए यूनिट्स कंप्लीट हो जाएं वहीं से एक लाइन बी यूनिट्स ड्रॉ करें अपनी पोजीशन जहाँ पर आप बैठे हो, यानी आप कितना दूर बैठे हो उस कॉर्नर से। ज़रा गौर से इस बात को समझें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स की तो वहीं से इस कॉर्नर से यहाँ तक पोजीशन आ जाए, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अपने कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें,
वहाँ तक जहाँ तक अगर आप बैठे हैं तो आपको समझ आ रही है कि मेरा डिस्टेंस जो है वो यहाँ से स्ट्रेट अवे कितना बनता है। जहाँ पर x का डिस्टेंस ख़त्म हो वहीं से एक लाइन जहाँ आप बैठे हैं वहीं तक लेकर आए b यूनिट्स। ये आपको बताएगा कि आप y एक्सिस से कितना दूर बैठे हैं। इसी जगह से जिस पॉइंट तक आप जिसकी आप यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हो उस पॉइंट तक अपनी प्रोजेक्शन लेने का मतलब, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ये होता है कि अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है जहाँ पर डायरेक्ट आपकी अप्रोच नहीं है तो आप जहाँ पर हो वहाँ से उसको प्रोजेक्ट कर देते हो, ठीक है? तो ये P पॉइंट यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। फाइनली मूव C यूनिट्स पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी आप यहाँ बैठे हैं तो यहीं से C यूनिट्स ऊपर चले जाएं। इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स की एक्सटेंशन है। ये एक बेस्ट तरीका होता है, आप कह लें कि ये जो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं 3D के अंदर, पहले सोचते हैं कि ये बॉक्स क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है। देखिए, इस बॉक्स को मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी प्रैक्टिस के लिए होता है। कैसे कि अगर अभी तो मैंने जो आपको पीछे स्लाइड में बताया ना, वो एक पॉइंट को लोकेट करने का तरीका बताया था, तो उससे तो हमें एक ही की समझ आएगी। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हम सारे पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रॉ करना सीखें, तो फिर हमें इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इस बॉक्स को हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम डिफरेंट प्लेन्स के अबाउट हम देखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है, ठीक? तो इस बॉक्स को आप जब खुद ये लेक्चर स्टडी करें तो ज़रा इस बॉक्स पे जो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको लेके ज़रा चेक कीजिएगा कि आपको कितनी समझ आई है। अगर आपको मेरी पिछली स्लाइड वाली जो एक्सप्लेनेशन है अगर वो समझ आ गई है तो आई एम श्योर कि में से किसी भी पॉइंट पे आप उसके कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो ये स्लाइड जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कैसे लोकेट करना है, राइट? तो देखें आपकी प्रैक्टिस के लिए पहले तो इन जनरल वे हमने इसको पढ़ा है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 3D के अंदर -4, 3, -5 ड्रॉ करके दें, एंड आई सजेस्ट यू कि इसको ज़रा रिटर्न खुद अपने जो भी जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, किसी रजिस्टर के ऊपर ज़रा ये काम कीजिएगा। ये आपको थोड़ी देर के लिए पहले घुमा देगा। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे चीज़ों में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसको ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने से भी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको अगर मैं किसी भी स्टेज पर इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट को 3D में कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से 3, -2, -6 यहाँ पर अगर ड्रॉ है तो आपने देखना है कि ये पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं और रीजन से इसका डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं करनी है। अच्छा, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? आप जब कैलकुलस पे क्वेश्चंस करते थे तो आप r क्रॉस r तक बाउंड थे। अब आप r क्रॉस r तक आ चुके हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपने 3 डायमेंशंस को कंसिडर करना है। रियल वैलिड फंक्शन ले रहे हैं, इसलिए इसकी हर डायमेंशन एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय r3। मैं आपको यूजली हमने लीनियर जबरा पढ़ा, उसमें बार बार हम r2 r3 का जिक्र करते थे, तो ये वही यूक्लिडियन स्पेस है आपके पास r3। इसको लिखने की, या आप कह लें कि इसको लिखने का मेथड ये है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट? तो ये नोटेशंस हैं जो हम आगे लेक्चर्स में बार बार देखेंगे, इसलिए आपको पहले से इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो व्हाट सर्फेसेस इन R3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। जी क्लास बताइएगा मुझे ज़रा, ये z = 3 लिखा हुआ है, ये कौन सी सरफेस है? एनी स्टूडेंट? पहले तो मुझे ये बताएं, चले मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया है, बल्कि साइड पे लिखा हुआ था, मुझे तो ये भी बताना नहीं चाहिए था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं स्पेस में बैठी हुई हूँ और z = 3 बताएं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम आपकी हाइट। नो 003। नो, मैं पॉइंट तो पूछ ही नहीं रही, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। ये सरफेस है बेटा, यही तो डिफरेंस है कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। अब वहाँ पर x = 3 क्या होता था? वर्टिकल लाइन। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर z = 3 का मतलब है z = सम कांस्टेंट नंबर, z = z0। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? मैम सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर मैम सिलेंडर। मैम सिर्फ z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा 3 के ऊपर।
ये सरफेस है बेटा, ये कोई पॉइंट नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ये सरफेस है। जवाब अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ज़रा। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो किसी भी हायर स्टेजेस के ऊपर अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो वो अगर आपने एमवीसी पढ़ा होगा तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि एटलीस्ट आपको ये बात तो पता होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली अभी आपके जो डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे इसका आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि ये बड़ी आपके लिए डीप बात है और ये आपके लिए नई बातें हैं। z इज इक्वल टू 3 एक ऐसा सेट है जो ये कहता है कि इसमें वो सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे जिसमें एक्स वाई जी टाइप के पॉइंट्स होंगे, लेकिन z को कांस्टेंट कर दें, एक्स वाई बदलते रहेंगे, z नहीं बदलेगा। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R3 whose z कोऑर्डिनेट इज 3। पहले तो इस बात को जरा एब्जॉर्ब करें। सरफेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप कह रहे थे कि ये हाइट है, कोई स्टूडेंट ने कहा ये लाइन है, ना ये हाइट है, ना ये लाइन है, ना ये पॉइंट है, ना ये प्लेन है, ये सरफेस है। मैंने आपको भी बताया कि ये जो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि स्पेस के अंदर बताएं कि ये किस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, याद रखिएगा, सरफेस की डेफिनेशन कहीं से जाके पढ़िएगा। सरफेस एक सेट ऑफ पॉइंट होता है, ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके एक्स वाई तो चेंज होंगे लेकिन इसका जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जरा अब देखें ये कैसी शेप है। आपने ये एक्स वाई जी ड्रॉ की है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये कर्सर को जरा गौर से देखिए, एक्स के बाद, ओरिजिन के बाद जो राइट साइड पे डॉटेड लाइन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे देखें, लाइन एक्सटेंड हो रही है ओरिजिन से, लेफ्ट साइड पे देखें, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओरिजिन से नीचे की तरफ कर्सर को देखें, ये आपका नेगेटिव जी एक्सिस है। तो ये जो जी इज इक्वल टू 3 है, ओरिजिन से 3 पॉइंट्स में ऊपर गई जी एक्सिस पे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कैलकुलस में करते थे कि अगर मैं जी इज इक्वल टू 3 लूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा। अब देखें ज़रा इसको थोड़ी देर, आप देखें, आपके सामने मैं फेस टू फेस हूँ नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको एक पेज के ऊपर ये बात समझाती। ये अपने सामने कोई अपने रजिस्टर का पेज रख लें, आप एक रजिस्टर का पेज लें, उस पेज को किसी भी जगह से, सेंटर से करना बेहतर है, सेंटर से पेंसिल उसके अंदर से पास करवाएं, यानी उसको टियर करती हुई पेंसिल जाए, ठीक है। अब जो टियर करती हुई पेंसिल ऊपर जाएगी वो आपका जी एक्सिस है, ठीक है। अपनी उस पेंसिल पे कोई भी ओरिजिन सेट कर लें, मिड में कर लें आपके, ये मेरा इस पेंसिल के ऊपर ओरिजिन है। उस ओरिजिन से 3 यूनिट्स ऊपर जाएं, आपकी मर्जी है, आप जितना भी इक्वल गैप लेना चाहते हैं, 3 यूनिट्स ऊपर जाएं, ठीक है। वहाँ पर अब इस पोजीशन को ज़रा इमेजिन करें कि एक पेज है, पेज में से एक वाई एक्सिस गुजर है जो कि आपकी पेंसिल है, ठीक है, कोई रॉड है, कोई पेंसिल है। तो z इज इक्वल टू 3 के ऊपर वो जो पेज है ये सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, z इज इक्वल टू 3। अब इस बात को ज़रा सोचें, जब आपने z इज इक्वल टू 3 पे उस पेज को सेट कर दिया तो z तो बदलेगा ही नहीं, वो तो 3 पे वैसे ही रहेगा। बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है, x और y, क्योंकि ये एक शीट है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज पैरेलल टू द xy प्लेन एंड 3 यूनिट्स अबव इट। ये जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो z इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि हम स्पेस के अंदर हैं लेकिन हमने z को कांस्टेंट कर दिया, हम z को नहीं बदल रहे, x और y को बदल रहे हैं। और अगर हम एक्स वाई को चेंज कर रहे हैं तो आप ज़रा एक्स वाई जी एक्सिस 3D एक्सिस को इमेजिन करें। तो जब आप जी को कांस्टेंट कर देते हैं तो आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि आप एक रूम के फ्लोर पे बैठ जाएं, आप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन से एक पॉइंट ऊपर ले जाएं, सिर्फ इतना कि अपने रूम के कॉर्नर से ओरिजिन से 3 यूनिट्स ऊपर चले जाएं, तो फिर भी आप एक स्ट्रेट पोजीशन में हैं। तो ये जो एक शीट बनेगी ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। रिमेंबर दैट स्पेस के अंदर जब भी कोई शीट की बात आती है तो वो होता है प्लेन, ठीक है। सारी बातें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इनको ज़रा खुद बैठ के इमेजिन भी कीजिएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 5, अब आपको y इज इक्वल टू 5 समझ आ जाएगा। जो काम आपने z इज इक्वल टू 3 के लिए किया है वही y इज इक्वल टू 5 के लिए कर दें। अब जो आपके पास पेपर है ना उसको ज़रा खड़ा करें, उस पेपर को खड़ा करें और लेफ्ट से राइट की तरफ पेंसिल उसके अंदर टियर करके गुजारें, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब ये क्या होगा, ये एक ऐसा आपके पास प्लेन है एक जहाँ पर y ने चेंज नहीं होना, x और z बदलेंगे। अगर x बदलेगा, ज़रा गौर से मेरी बात सुने और इस कर्सर को देखिए, x बदलेगा तो ये वाली लाइन चेंज हो रही है, ये x का बदलना शो कर रही है। अगर आपके पास z बदलेगा तो इस पेज की हाइट के पॉइंट्स बदलेंगे। लेकिन ये आपकी पेंसिल है, ये जो टियर करती हुई गुजर रही है, ये पेंसिल आपका y एक्सिस है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना।
इसको तो आपने y इज इक्वल टू 5 पे सेट कर दिया, उसके बाद इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब लॉजिकली इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए? यस क्लास, एनीवन? मैम वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल होना चाहिए। देखिए जिनको अभी नहीं समझ आ रही, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इतनी जल्दी समझ आएंगी भी नहीं, ठीक है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एनालिटिक ज्योमेट्री आपके पास 2D वर्सेस 3D होती है। ये सारी बातें तो हम मैनी टाइम्स देख चुके हैं। R2 था हमारे पास, एनालिटिक ज्योमेट्री थी जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स थे, R3 पे आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है? ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, वही सारा इंट्रोडक्शन है। ये नोट ज़रा पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी आपको जो बातें समझाई हैं। आप ये कह लें कि मैं अगर आपको y = 5 के लिए जो बात समझा रही थी ना, उसको ये रिलेट करके बताएगा आपको 2D के अंदर जो आप कैलकुलस में पढ़ के आए हो। तो ये फ़र्क समझना इसलिए ज़रूरी है कि जिन स्टूडेंट्स को भी कैलकुलस में एकदम से 3D ज्योमेट्री के अंदर आना मुश्किल लग रहा है, वो पहले ज़रा इस शेप को देखें और फिर ज़रा इसको देखें, तो आई होप कि उनको बात समझ आएगी। ये जो अभी मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी है वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लें, ये वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास जो हम ऑक्टेंट्स लेते हैं, जो पॉजिटिव ऑक्टेंट्स लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी मैंने आपको बता दी है। ये वही स्लाइड आपके लिए एक तरह से सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है? सो 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वैसे तो ये एज इट इज़ इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं कि अगर आप उन जो हमने फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव लिया था, उसके अलावा अगर आप इन सारे 8 ऑक्टेंट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को देख के आप इसको स्टडी करें, तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको समझ आएगी, ठीक है? इसके कांस्टेंट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्लास, ये हम बार बार स्टडी करेंगे, ये एज इट इज़ अपीयर होगी, लेकिन आपने इसको याद रखना है कि अगर स्पेस के अंदर x, y, z 3 आपके पास एक्सेस होते हैं, अगर कहीं x कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा हो तो इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। कहीं y कांस्टेंट हो रहा हो तो दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन, यानी y कांस्टेंट है तो इसको छोड़ के जो बाकी दो हैं उसके पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। z कांस्टेंट है तो इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, ठीक है? इसको याद रखना है। अब जिस तरह से एग्जांपल वो देगा कि अगर मुझे कहा जाए z = 0, अब k 0 भी तो हो सकता है ना, तो अगर z = 0 यानी z को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये प्लेन अब 0 होने की वजह से ये पैरेलल टू xy नहीं है, ये खुद xy है, ठीक है? ये तो लॉजिकल सी बात है ना। अगर ये फॉर एग्जांपल z = 1 होगा तो फिर मैं कहूँगी दिस इज अ प्लेन पैरेलल टू xy, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो फिर तो मैंने हाइट को गायब कर दिया ना, फिर मैं कहूँगी कि वो सिर्फ xy प्लेन है, वही प्लेन जो हम कैलकुलस में स्टडी करते आए हैं। अब ये देखें z = 1 है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो फिर 0 से वो 1 हाइट के ऊपर चला जाएगा तो हम कहेंगे कि z = 1 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू xy एक्सिस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आप कह लें कि याद हो जाएगा जहाँ पर भी ये कांस्टेंट वैल्यूज शो होंगी, देन यू विल बी एबल टू टेल कि ये क्या है। x = 0 कर दें तो x = 0 का मतलब ये है कि आप इस वक्त y z के अंदर बैठे हुए हैं, आपने x को निकाल ही दिया, राइट? तो ये yz प्लेन इटसेल्फ है, लेकिन अगर मैं x = 1 को लेती हूँ तो ये yz के पैरेलल एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये तो स्लाइड से ही आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। y को 0 ले लें, y को हमने निकाल ही दिया अपने एक्सिस में से, वो xc प्लेन इटसेल्फ है। अगर मैं यहाँ पर y को 0 के बजाय कोई और वैल्यू देती हूँ, 1 दे देती हूँ, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इटसेल्फ मेरे पास xc है, बल्कि मैं ये कहूँगी दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू xz एक्सिस। दोबारा से इसकी रिवीजन है, ठीक है? और ये जो आप लेते हो ना, जब आप कहते हो कि एक x0 था फिर एक x1 है, इसको ट्रेस बोलते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर जो वर्ड ट्रेस होता है वो उस ट्रेस से डिफरेंट है जो आपने लीनियर जबरा में पढ़ा था। लीनियर जबरा का ट्रेस और होता है, मैट्रिसेस का ट्रेस और होता है। लीनियर जबरा में ज्योमेट्री का ट्रेस होता है सॉर्ट ऑफ आप कह लें इमेज। x = 0 अगर yz प्लेन शो कर रहा है तो उसके ट्रेस का मतलब है उसका इमेज अगर मैं ले लूँ फ्रंट साइड पे तो x = 1 है। So these planes are called traces and each 3-dimensional surfaces can be thought as if it is made of curves in these planes such that the surface is obtained by gluing all such curves together. ये तो हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हमें है कि हमें जो भी प्लेन डिस्कस करना पड़ता है 3D ज्योमेट्री के अंदर,
तो हमें यही पता होता है कि ये बहुत सारी कर्व्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को ग्लू करने से, ग्लूइंग करने से या उनको ज्वाइन करने से ऑब्टेन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये एंड हो चुका है। अगर आप में से किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आपकी क्वेश्चंस उस वक्त ज़्यादा रेज होंगे जब आप इसको खुद बैठ के स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ज़रा इमेजिनेशन में समझने वाली बातें हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। यस क्लास। मैम ट्रेस स्पेसिफिकली 1 है या कोई और भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है बेटा, आप 2 ले लें, आप 3 ले लें, आप 4 ले लें। 1 तो इसलिए लिया ना कि 1 यूनिट को शो करना आसान था, तो हमने 1 लेके आपको समझा दिया। इसको 2 ले लें, आप इसको -1 ले लें। अच्छा, -1 लेंगे तो किधर होगा? मैं x को -1 ले लूँ, बैक साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन x, में। यस, बैक साइड पे चला जाएगा। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर आप में से किसी ने ना स्लाइड में ये चीज़ नोटिस की हो, ज़रा इन तीनों को ज्वाइन तो करें, इन तीनों शेप्स को ज्वाइन करें, क्या बनता है? क्यूब। क्यूब, एक्सीलेंट, राइट। तो ये x इज इक्वल टू 1 की रीजन ये है, आप जब x इज इक्वल टू 1 लेते हो तो ये क्यूब बन जाता है। अब आपको कोई ये कहे कि आप 1 यूनिट का क्यूब ड्रॉ करके बताएं 3D ज्योमेट्री के अंदर, आपसे कोई केस को एक्सप्लेन करें ज़रा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 तरह के प्लेन्स, सॉरी 6 प्लेन्स लेने पड़ेंगे, उससे आपका क्यूब बन जाएगा। वो 6 प्लेन्स कौन से होंगे? x0, y0, z0, x1, y1, z1। ये एक हायर लेवल्स के ऊपर एक कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर ये प्रॉब्लम भी है। उसमें हमें कहा जाता है कि आप एक क्यूब ड्रॉ करके बताएं, और हमें उसके लिए हिंट दिया जाता है कि x0 लें, y0 लें, z0 लें, x1 लें, y1 लें, z1 लें। फिर हमें अगर कॉन्सेप्ट होगा तो फिर हम इमेजिन करते हैं कि यस, x को 0 लेंगे तो क्या होगा, x को 1 लेंगे तो क्या होगा, फिर हम इनको अलग अलग ड्रॉ करके ज्वाइन करते हैं तो वही क्यूब बन जाता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? मैम इसके लिए न्यूमेरिकल होंगे या थ्योरेटिकल होगा सारा? बेटा ये सारी कैलकुलेशंस हैं। थ्योरेटिकल इन द सेंस के, देखिए थ्योरेटिकल इस तरह से होगा कि हमें थ्योरम्स बताए जाएंगे हर कमिंग टॉपिक से रेलेवेंट। हम पहले थ्योरम पढ़ेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो सिर्फ थ्योरी की हद तक नहीं है, वो यूटिलाइज होंगे। और ये जो अभी मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ, अगर मैं इसको थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगी तो यू विल हैव नो कॉन्सेप्ट अबाउट द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, बट इट डजंट मीन कि हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप आगे देखेंगे ये सारी कैलकुलेशंस हैं। मैम ये आप स्लाइड्स अपलोड कर देंगे जो आज आपने पढ़ाई हैं? एग्जैक्टली, मैं अभी कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। चले बेटा, ठीक है।